अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज 1.4। 1.4 हमारे टॉपिक का नंबर है और टॉपिक का नाम है हमारे पास केमिकल स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर बुक पर आपके पास पेज नंबर 19 पे ये टॉपिक मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो ये कि हमारे पास टाइम कम है और हमारे एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम उन टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम उन टॉपिक को भी पढ़ेंगे, हम स्किप नहीं करेंगे, सारे टॉपिक को लेके चलेंगे। लेकिन जो टॉपिक आपके एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है और जिसके चांसेस आने के ज़्यादा है, उन्हें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे। वो टॉपिक जो आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है लेकिन आपके पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हम थ्योरी से लेके चलेंगे, थ्योरी उसकी डिस्कस करेंगे, उसे इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज स्किप नहीं करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में तो आ सकता है, आपकी बुक में मौजूद है, तो किसी तरह भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सही है, तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एज अ डेफिनेशन और एज अ डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। वो टॉपिक हमारे पास क्या है? टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 19 1.4 में लिखा है दैट इज आयंस। आयंस क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस और डेफिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स पूछा जा सकता है, इसलिए हम आयंस को, फ्री रेडिकल्स को और मॉलिक्यूलर आयंस को समझते हैं और साथ ही इनके डिफरेंसेस जो आपकी बुक में मौजूद है उन्हें अच्छे से समझते हैं, ताकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आप बासानी अटेम्प्ट कर सकें। सही है, अब अगर हम बात करते हैं आयंस की, तो आपने अक्सर डिस्कस किया होगा आयंस का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, आयंस का क्या मतलब होता है? चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस। तो हमारे पास जो चार्ज होता है उसी को हम नॉर्मली आयंस कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें आपकी बुक में नहीं है जो आपको शायद ना मालूम हो। नंबर 1 मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल, फ्री रेडिकल्स। तो हम अगर बात करें मॉलिक्यूलर आयंस की, आयंस तो हमें समझ आ गया, आयंस का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, चार्ज कौन से? जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जिन्हें हम एनाइन और कैटाइन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट मॉलिक्यूलर आयंस की, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, अगर हमसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल हम ले लें, जब वो मॉलिक्यूल लूज करेगा या गेन करेगा, किसको लूज करेगा, किसको गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, जो हमारे ऑर्बिट में, हमारे शेल में, एटम के शेल में, एटम के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा या गेन होगा, किसको? मॉलिक्यूल को, तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयंस। सही, क्योंकि आयन किस तरीके से आते हैं? जब हमारे लास्ट शेल में से हम जब उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, लूज कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को। इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिव चार्ज भी चला गया, बचा अंदर न्यूक्लियस के सिर्फ प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव आयन रहेगा। तो जब मॉलिक्यूलर, कोई भी मॉलिक्यूल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा, तो उस पर चार्ज आएगा और उस चार्ज को हम मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। सिंपली हम आयन कह रहे हैं लेकिन ये काम किसके ऊपर हो रहा है? मॉलिक्यूल के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर आयंस। सही है, अब कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है मॉलिक्यूलर आयन से रिलेटेड, वो ये कि मॉलिक्यूलर आयंस ऑल्सो पॉसेस, पॉसेस के लिए आप यहाँ पे दूसरा वर्ड अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक। ठीक है, टेक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन टेक करता है, मतलब अपने पास रखता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को। मॉलिक्यूलर आयंस टेक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसके साथ ही इफ इट हैज पॉजिटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूलर आयन में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो हम उसे कहेंगे कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस, और अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो हम उसे कहेंगे एनायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, जिस तरीके से आयंस में
आयन हम जो है जब किसी एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता तो हम उसे एनाइन और कैटाइन कह रहे थे। इस तरह मॉलिक्यूलर आयंस के ऊपर जब चार्ज आएगा तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम कहेंगे कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, और नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, राइट। तो ये हमारे पास था मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन आपके पेपर में कैसे आ सकता है, डेफिनेशन की सूरत में आपसे पूछा जा सकता है, सही है। तो आप ये 3 चीजें लिख देंगे। उसके बाद है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। फ्री रेडिकल हो सकता है कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यानी एक से ज्यादा एटम्स हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड। क्योंकि अगर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करेगा तो हम तो नॉर्मली एटम कहेंगे उसे, लेकिन फ्री रेडिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक चीज है जो डिफरेंस पैदा कर रही है, वो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन तो होंगे लेकिन वो अनपेयर होंगे, पेयर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, राइट। तो हाइड्रोजन के पास एक शेल है, उस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है? अनपेयर्ड है, इसका कोई पेयर नहीं है। अब आपके पास एक बड़ा ही खूबसूरत सा शूज है, बड़ा ही ब्यूटीफुल, बड़ा ही अट्रैक्टिव, बड़ा अच्छा शूज है, लेकिन वो शूज जो है वो पेयर शूज नहीं है, सिर्फ एक सिंगल है। तो क्या आप उसे पहन सकते हो? नहीं पहन सकते हो। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक क्या है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, इसलिए हम इसे फ्री रेडिकल्स कहेंगे। यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी है, वो ये चीज अच्छी है कि आपके लिए तो वो शूज बेकार है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इनके लिए बड़े फायदेमंद है। किस तरीके से? अब ये जो इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये अनपेयर्ड है, अकेले है, तो ये हाईली रिएक्टिव है, विच मीन्स कि ये किसी एटम के साथ, अपने ही जैसे किसी के साथ बॉन्ड जल्दी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनपेयर्ड है, इन्हें नीड है कि ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करे ताकि ये स्टेबल हो सके, ठीक है। तो हाईली कैसे होंगे? रिएक्टिव होंगे, ये फायदा है इनका, सही है। उसके बाद लिखा है हमारे पास इट इज रिप्रेजेंट। अच्छा, हम इन्हें जाहिर कैसे करेंगे? बताएंगे कैसे कि ये फ्री रेडिकल यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसे जाहिर करने का तरीका ये है, बाय पुटिंग अ डॉट। हम इसके ऊपर एक डॉट बनाते हैं ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। अपना जो हमारा एलिमेंट है उसके ऊपर हम इसे जाहिर करने के लिए एक डॉट को बना देते हैं ताकि हम ये वाजे कर सकें ये फ्री रेडिकल्स है, ठीक है। उसके बाद लिखा है फ्री रेडिकल्स इज वेरी अट्रैक्टिव केमिकल स्पीशीज। वही चीज, हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जल्दी रिएक्टिव करेंगे। रिएक्टिव मींस केमिकल रिएक्शंस के लिए बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम। आपके एग्जाम में ये दोनों टॉपिक पूछे जा सकते हैं। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंसेस आपकी बुक में है, तो हम साथ ही उसे डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस आपकी बुक में है यानी आपके पेपर में भी आ सकता है, तो आप अपनी किताब से ही याद करके उसे लिख सकते हैं। अब बुक में पेज नंबर 19 में आपको पहला डिफरेंस दिया है, दैट इज अबाउट एटम एंड आयन, यानी डिफरेंशिएट, राइट सम डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। तो 3 डिफरेंस इनफ है। पहला डिफरेंस लिखा है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का। साथ ही अगर हम आयन की बात करें तो इसके कंपेयर आयन में लिखा है, आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयन एक यूनिट है, वो भी आयोनिक कंपाउंड का, जबकि एटम एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। उसके अलावा लिखा है, एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम इंडिपेंडेंटली भी आपको मिल जाएगा और डिपेंडेंटली और आपको इंडिपेंडेंटली नहीं भी मिलेगा। कैन और कैन नॉट लिखा है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये हिस्सा लेगा, टेक पार्ट करेगा केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, एटम। लेकिन हम अगर आयन की बात करें, चार्ज की बात करें कि किसी एटम के ऊपर अगर चार्ज है तो वो क्या इस तरीके का होगा, तो लिखा है कि आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयन आपको इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा, जबकि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो मिल सकते हैं, सही। उसके बाद लिखा है, सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। सराउंड होगा ज्यादातर उसके जो उसके अपोजिट चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव के सराउंड ज्यादा होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव के सराउंड। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ताकि वो रिएक्टिव कर सके, ठीक है, स्टेबल हो सके, पेयर्ड बना सके, ठीक है। उसके बाद लिखा है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम के पास चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आयंस की,
आयंस हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपकी बुक में आए तो आप आसानी यहाँ से याद करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे पेज में एक और डिफरेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। मॉलिक्यूलर आयन जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो या गेन हो, उसे हम मॉलिक्यूलर आयन कह रहे हैं। मॉलिक्यूल में से लूज और गेन हो इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूलर आयन। लेकिन हमने मॉलिक्यूल को नहीं समझा तो हम डिफरेंसेस कैसे बयान करेंगे। तो मॉलिक्यूलर आयन को हमने समझ लिया एक तरफ, मॉलिक्यूल को पहले समझते हैं फिर इनके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, सही है। उससे पहले एक और डिफरेंस लिखा है, दैट इज आयन और फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल और आयन तो हम समझ चुके हैं, तो इनके डिफरेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला डिफरेंस जो आपकी बुक में लिखा है पेज नंबर 20 के ऊपर, दैट इज आयन आर एटम्स। आयन एटम्स ही है विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। और अगर फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल्स आर एटम विथ ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वही चीज जो मेन फर्क करती है आयंस या एटम के दरमियान फ्री रेडिकल से रिलेटेड, फ्री रेडिकल के कंपेयर में, तो फ्री रेडिकल जो है वो अनपेयर्ड है, ठीक है, ऑड नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद लिखा है आयंस एग्जिस्ट इन क्रिस्टल्स एंड सॉल्यूशन, जबकि हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एयर और सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा डिफरेंस, आयंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन फ्री रेडिकल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से अफेक्टेड हो रहा है। अफेक्टेड और इफेक्टेड, ई से और ए से जो होता है दोनों में फर्क है, इसे एक बार आप गौर से देखिएगा, सही है। तो यहाँ पे ए से लिखा है, अफेक्टेड होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट में, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस थे आयंस के और फ्री रेडिकल्स के। अब मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल के डिफरेंसेस को समझने से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के टाइप्स को समझते हैं, फिर इन दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल को और मॉलिक्यूल्स की टाइप को, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा है मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन निकला है कंबाइन से, जब एक से ज्यादा एटम कंबाइन होंगे, मिलेंगे, तो वो बनाएंगे मॉलिक्यूल को, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है H2O, ठीक है। अब H2O में एक हमारे पास एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हमारे पास दो एटम है किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। हमारे पास दो एटम है हाइड्रोजन के। तो एक से जायद जब एटम कंबाइन होंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल इसके अलावा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस की। इसके साथ ही मॉलिक्यूल शो करती है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस को। जब ये यूनिट है तो इट विल बी एबल कि ये प्रॉपर्टीज को क्या करे, शो करे किसी भी सब्सटेंस की। उसके साथ ही मॉलिक्यूल जो है वो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। जिस तरह फ्री रेडिकल्स नहीं हो सकते, इस तरह मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। अपोजिट है ये, सही है। तो फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूल के एक डिफरेंस में ये भी आ गया कि ये एग्जिस्ट करता है जबकि वो नहीं करता, सही। तो मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन है एटम का, साथ ही मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस की। मॉलिक्यूल मुख्तलिफ सब्सटेंस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को शो करता है, साथ ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो सकता है इंडिपेंडेंटली। नाउ अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की टाइप्स की, तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप लिखी है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का मतलब होता है वन, सही, यानी कि ये वो मॉलिक्यूल है जो कॉन्सिस्ट करता है वन एटम को। इसमें सिर्फ एक ही एटम होगा। जैसे मॉलिक्यूल वैसे तो कॉम्बिनेशन है एक से ज्यादा का, लेकिन इसके पास मुख्तलिफ टाइप है। अगर सिंपली एक एटम है तो हम उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे कि H और आर्गन, यानी कि हीलियम, हाइड्रोजन और आर्गन, ये एग्जाम्पल है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, क्योंकि ये सिंगल है, सही है। उसके बाद बात करें नंबर 2 की, दैट इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, टू,
यानी कि वो मॉलिक्यूल जो दो हमारे पास एटम्स को कॉन्सिस्ट करेगा, कॉन्सिस्ट ऑफ टू एटम, सही है। यानी कि हमारे पास है ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन Cl2, ठीक है। तो जब दो हों, एक से ज्यादा हों, तो हमारे पास डाई एटॉमिक है। अगर हम बात करें नंबर 3 की, एक से ज्यादा है, दो है तो डाई है। जब दो से ज्यादा होगा तो वो फिर क्या कहलाएगा, तो फिर वो कहलाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है, यानी कि कॉन्सिस्ट ऑफ 3 एटम्स। H2O हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। H2O किस तरीके से, H2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये होगा 3। तो जब 3 एटम्स होंगे हमारे पास तो हम इसे कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 2 होंगे तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और सिर्फ एक होगा तो हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट हम नंबर 4 पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब 4 नहीं होता, पॉली का मतलब होता है मैनी, सही है, यानी एक से बहुत ज्यादा, सही है। कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। अब ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इट वुड बी 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो ये मैनी है। जब देखा आपने कि एटम 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है, तो वहां पे हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे पॉली, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट। एग्जाम्पल में लिखा है CH4, ठीक है, H की तादाद है 4, कार्बन की तादाद है 1, ठीक है। उसके अलावा H2SO4, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एटम्स है वो एक नहीं है, दो नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है, तो हमने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल नाम दे दिया। अब मजीद 2 टाइप है, एक हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नंबर 5, और नंबर 6 टाइप है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कॉन्सिस्ट करता है सेम टाइप ऑफ एटम्स को, यानी जो एटम मौजूद है, अब भले वो 2 है, वो एटम 12 है, वो एटम 10 है, वो एटम 5 है, जितने भी हैं, नंबर से हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं अगर वो एटम्स सेम हो। अगर मिसाल के तौर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भले 12 है, ऑक्सीजन भले 10 है, ऑक्सीजन भले 2 है, सेम है ना, सारे एटम्स ऑक्सीजन के ही एटम्स है, तो हम उसे कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही, सेम होंगे। जैसे लिखा है हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे हमारे पास जो होंगे ना, एक ही एटम्स होंगे, सेम एटम्स होंगे, अब वो तादाद में भले जितने हो, उसे हम कहेंगे होमो, सही। हेट्रो बिल्कुल इसका अपोजिट, होमो का अपोजिट, यानी कि इसमें कॉन्सिस्ट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, सही है। जैसे CO2, H2O, NH3, सही है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, हेट्रो है। अब मुझे ये बताइए आप कि वाटर यहाँ पर हेट्रो है या होमो है। तो वाटर ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कहलाएगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर हम नंबर की बात करें कि एटम्स कितने मौजूद हैं, तो यहाँ पे 2 किस्म के एटम है, तो ये हमारे पास डाई है, ठीक है। तो हम इसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तो ये मुख्तलिफ एटम है 2, और 2 एटम है इसलिए डाई, सही है। तो ये हमारे पास था मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की टाइप्स। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की टाइप इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, डिफाइन मॉलिक्यूल, डिफाइन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इसके टाइप से एमसीक्यूज भी आ सकता है, सही है। अब हमारी बुक में जो एक डिफरेंस था जिसे हमने स्किप किया था उसे पढ़ लेते हैं। डिफरेंस हमारा पेज नंबर 20 पे मौजूद है, टेबल नंबर 1.9, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में लिखा है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में। उसके साथ ही लिखा है दैट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज मौजूद है ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड। अब वो जो भी कंपाउंड होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज जो होगी वो मॉलिक्यूल जाहिर करेगा, शो करेगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये शो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस को, तो चूंकि ये एक एलिमेंट कंपाउंड है तो हम ये क्या करेगा, प्रॉपर्टीज को भी जाहिर करेगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन में लिखा है मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म बाय द गेन और लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लूज होगा या गेन होगा, मॉलिक्यूलर आयन होगा, सही है।
दूसरा डिफरेंस लिखा है मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, दे हैव नो चार्ज। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन, आयन इसके साथ लगा इस वजह करे कि इसके पास चार्ज मौजूद है, आयन्स मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद लिखा है हमारे पास मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट, मॉलिक्यूल एक स्टेबल यूनिट है। स्टेबल कब होगा? जब उसका ऑक्टेट मुकम्मल होगा, ठीक है, यानी कि उसको मजीद बॉन्ड की नीड नहीं है, उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जबकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूलर आयन इज रिएक्टिव स्पेशी। तो जब रिएक्टिव स्पेशी कहा जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो है यहाँ पे अनपेयर्ड है या फिर ये स्टेबल नहीं है, विच मीन्स कि इसको नीड है कि ये मजीद बॉन्ड को बनाए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल बनते हैं जब कॉम्बिनेशन होती है एटम्स की। उसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर आयन की इसके कंपेयर, तो उसमें लिखा है मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मालूम हुई, दैट इज कि मॉलिक्यूलर आयन जब आएगा तो वो किस तरह आएगा? आयोनाइजेशन के बाद आएगा। आयोनाइजेशन यानी कि लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन आयोनाइजेशन की वजह कर हमें मिल रहा है और मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह कर मिल रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपके बुक में लिखे थे, आपकी किताब में मौजूद है, इसका मतलब आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, सही है। तो हमने अपने टॉपिक को समझ लिया। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आयंस को, फ्री रेडिकल्स को, मॉलिक्यूलर आयंस को, मॉलिक्यूल्स को और उसके टाइप को, और कुछ डिफरेंसेस को जो हमारी बुक में मौजूद है। अब आप इसे अच्छे से समझ कर पढ़ें। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाकी बहुत सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।